नमस्कार। मैं रेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। कल मैंने जो कहानी सुनाई थी अर्चना तिवारी का, जो 7 और 8 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से निकलती है, लेकिन बीच में ही नर्मदापुरम जो इलाका पड़ता है जहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है, वहाँ से वह रात को जो है 11:30 बजे के बाद लापता हो जाती है। अगले दिन सुबह वह घर पहुँचती नहीं है। जो अर्चना तिवारी थी वह पहले से ही अधिवक्ता थी, वकील थी, और अभी जो है सिविल जज बनने की जो है तैयारी इंदौर में रह करके कर रही थी। एक पढ़ी लिखी होशियार और तेज तर्रार जो गांव से निकल करके शहर कुछ बनने के लिए, कुछ ऐसा पोस्ट पाने के लिए निकलती है, ताकि जो है वो अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। लेकिन 8 तारीख को सुबह में जब वो अपनी घर कटनी नहीं पहुंचती है तो घर वाले एफआईआर, उसके बाद फिर जो है जीआरपी और रेलवे पुलिस और पुलिस, फिर जो है लोकल थाना, ये सारी तब लोग जो है तफ्तीश करते हैं। कई एंगल से, अलग अलग एंगल से जो है पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग, कहीं से भी कुछ ऐसा कोई चश्मदीद नहीं मिलता जो यह बता सके कि जो है अर्चना तिवारी जो है लापता हुई है, या फिर कहीं गिर गई है, या फिर उसके साथ क्या अनहोनी हुई है, या फिर कहीं सुरक्षित है। कुछ भी पता नहीं चलता। और 8 तारीख से जो यह इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, कल 20 तारीख तक लगभग 12 दिनों 13 दिनों तक जो है पुलिस, लोकल पुलिस, उसके बाद फिर आरपीएफ, और फिर जो है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, सभी लोग मिल करके जो है अलग अलग एंगल से तफ्तीश करते हैं। ना जाने कितनी टीमें, और उस नर्मदापुरम से होकर के गुजरने वाली जो नर्मदा एक्सप्रेस है उसका सारा रूट जहाँ पर वो रुकती है, और उस स्टेशन के सारा सीसीटीवी कैमराज, लगभग मुझे लगता है कि 400-500 तो सीसीटीवी कैमराज का फुटेज होगा। और फिर जो है ट्रैक पर जो ट्रैकमैन काम करते हैं, या बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहाँ से जो है नर्मदा एक्सप्रेस होकर के गुजरती थी, वहाँ पर रहने वाले जो गांव के लोग हैं, सभी लोगों से जो है अर्चना तिवारी के बारे में जो है पूछताछ की जाती है। लेकिन कहीं से भी कोई क्लू शुरुआत में मिलता नहीं है। पुलिस अपना तफ्तीश का दायरा बढ़ाती है। सीडीआर रिपोर्ट, जो टेक्निकल टीम रहती है, शुरुआत में तो जो है 3-4 दिन जो है पुलिस को कोई भी मतलब सबूत या कोई भी ऐसा चश्मदीद, कोई भी क्लू नहीं मिलता है। और जब सीडीआर रिपोर्ट, सीसीटीवी कैमरा और दोस्तों सहेलियों से जब कोई भी इंफॉर्मेशन घर वालों से नहीं मिलता, तो पुलिस जो है अपना दायरा बढ़ाती है। क्योंकि साफ तौर पर जब अर्चना तिवारी अपने हॉस्टल से निकल रही थी, वहाँ का फुटेज था रेलवे स्टेशन पर, जो इंदौर का, जहाँ से वह नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ती है, वहाँ का था। तो अब पुलिस भी यह सोच रही थी कि आखिर जो है एक पढ़ी लिखी लड़की जो सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, आखिर उसके साथ जो है बीच रास्ते में ऐसा क्या हो जाता है। जिस एसी बॉगी में उसका सीट अलॉट हुआ था, वहाँ आसपास जो भी उसके को पैसेंजर थे, साथ में जो सफ़र करने वाले यात्रीगण थे, उन लोगों से भी पूछता, लेकिन कहीं भी पुलिस को ऐसा कोई अनहोनी या फिर ऐसी चीज़ें होने का ना ही कोई सबूत, ना ही कोई चश्मदीद मिलता है। उसके बाद पुलिस जो अपना जांच का दायरा बढ़ाती है, और पुलिस जो रिसेंट की सारी चीज़ें, सारी सीसीटीवी कैमरा, सीडीआर रिपोर्ट, घर का बयान, दोस्तों के बयान, अब पुलिस जो है 1 महीना पहले से लगभग 6 महीना, 7 महीना, साल भर तक का भी सीडीआर रिपोर्ट चेक करती है। और दोस्त जो उसके पहले बने थे, अभी नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले मतलब 6 महीना पहले उससे जुड़ी हुई थी, और अभी उससे मतलब नहीं, उसके पास नहीं है, या फिर उससे नहीं जुड़े हुए, तो वो सारी चीज़ें कि आखिर क्यों जुड़ी, और फिर क्यों जो है अर्चना तिवारी से वो चीज़ अलग हो गई, या फिर अर्चना तिवारी ने छोड़ दिया, सारी चीज़ का जो है पुलिस तफ्तीश करती है। और जब जांच का दायरा बढ़ता है तो पता चलता है कि जो एक तेजिंदर नाम का शख्स से भी जो है अर्चना तिवारी का बात हुआ था। पुलिस जो है उसको उठाती है पूछताछ के लिए, और अभी पूछताछ ही कर रही थी, तभी जो है दिल्ली पुलिस को यह पता चल जाता है कि तेजिंदर जो है वह जीआरपी के पास है। अब पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उस दिल्ली में जो है उसके खिलाफ 2-3 जो है मुकदमे फर्जरी के
ठगी का जो है मामला दर्ज था, तो पुलिस पूरी तरह से उससे पूछताछ नहीं कर पाती। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश जो रेलवे पुलिस रहती है वो अपना बढ़ाती है। सीसीटीवी कैमरा और टेक्निकल सर्विलांस, इन सारी चीज़ों को और भी और भी पुराने लगभग 6 महीना 8 महीना पहले का वहाँ से बारीकी चेक किया जाता। तब एक सारांश जैन नाम का एक शख्स का नाम सामने आता है सीडीआर रिपोर्ट में, पुराना सीडीआर रिपोर्ट में। अब पुलिस इस सारांश जैन का पीछे पड़ती है कि आखिर यह शख्स कौन है, जिससे पहले 2-4 दफ़ा काफ़ी लंबी बात हुई है और ज़्यादातर उससे बात जब जो है व्हाट्सएप के ही थ्रू होता है। तो पुलिस सारांश जैन का पीछे लगती है, और जब उसके पीछे लगती है कि आखिर क्या कारण है कि पहले 8 महीना पहले उसका सीडीआर रिपोर्ट में दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा है, अभी सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू बात होता है। यहीं से पुलिस को जो है थोड़ा सा डाउट होता है। और पुलिस सारांश जैन को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारांश जैन टूट जाता है और वह सारा कहानी जो है जीआरपी को बता देता है कि दरअसल अर्चना तिवारी के ही कहने पर जो है सारा साजिश, सारा प्लान रचा गया। वह अर्चना तिवारी जो है इंदौर में रह करके अपना सिविल जज का तैयारी कर रही थी और पेशे से अधिवक्ता भी थी। तो किसी केस के सिलसिले में जो है सारांश जैन का अर्चना तिवारी से मुलाकात हुआ था। और सारांश जैन जो है, आई थिंक वह बिजनेसमैन है, अभी स्टार्टअप वगैरह करके वो आगे बढ़ रहा है। और इसी केस के सिलसिले में मुलाकात होने के बाद जो है गहरी दोस्ती हो जाता है। और अर्चना तिवारी इंदौर में रह करके आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, लेकिन चूंकि वह मध्य प्रदेश के कटनी से थी तो घर वाले जो है उसके ऊपर, शादी के ऊपर बड़ा लगातार दबाव बना रहे थे। और अर्चना तिवारी अभी जो है किसी भी सूरत पर शादी नहीं करना चाहती थी, वह अभी अपने पढ़ाई पर और बाकी चीज़ों पर फोकस करना चाहती। लेकिन वह घर वालों के दबाव के कारण जो है उब चुकी थी, और इसी के कारण जो है वह घर वालों को छोड़ करके भाग जाना चाहती थी और एक अलग नाम, एक अलग पहचान के साथ जो है ज़िंदगी जीना चाहती थी। और इसी के यही सारी चीज़ें जो है वह सारांश जैन को बताती है। उसके बाद जो वही साजिश रचती है, और साजिश में मदद के लिए सारांश जैन और टिकट बुक में जो है तेजेंद्र, जो दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके वापस ले गया था, ये लोग सारा उसको मदद करते हैं। ट्रेन में भी जो है कपड़े वगैरह जो है सारांश जैन जो है पहुंचाता है। और फिर जो है एक जगह पर ट्रेन रुकती है, और जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, फिर वे लोग वहां से उतर कर कार के थ्रू जो है हैदराबाद और बाकी दिल्ली, और फिर वहां से जो है नेपाल के बॉर्डर पर अर्चना जैन पहुंच जाती है। और फिर जीआरपी पुलिस जो है अर्चना जैन को सारांश जैन से फ़ोन कराती है और वापस जो है उसको इंडिया नेपाल के बॉर्डर से फिर अंदर इंडिया में बुलाती है। और फिर यहाँ बुलाने के बाद जो है पुलिस अर्चना तिवारी को अपने कस्टडी में लेती है। उसके बाद फिर मेडिकल के लिए लेके जाती है, और सारा चीज़ जो है घर वालों को भी इन्फॉर्म करती है। और मेडिकल होने के बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में जो है अर्चना जैन के घर वाले उसके पिता को पुलिस सुपुर्द कर देती है, हवाले कर देती है। तो ये सारी कहानी जो है यूट्यूब पर और न्यूज़ चैनल पर इन सभी जगह चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, एक लड़की जो है खुद अधिवक्ता है और मजिस्ट्रेट बनने की अभी तैयारी कर रही है। उस लड़की से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जो है वह इस तरह की साजिश रचेगी, जिसके कारण जो है इतने पुलिस वाले, जीआरपी, आरपीएफ, लोकल पुलिस, सभी लोगों को परेशान होना पड़ा। और जो है अलग जितने तरह के लोग उतने तरह की बातें के, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अर्चना तिवारी के साथ क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो है पुलिस और जो लोगों के बीच एक जो है शक और उस तरह का भावना आ जाता है। क्योंकि अगर रेलवे में अगर किसी लड़की की गुमशुदगी अगर इस तरह का होता है और वह रिपोर्ट लेकर के लिखाने जाएगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस के मन में सबसे पहले यही सवाल, यही बात उस रिपोर्ट लिखने वाले पुलिस के मन में आएगा कि शायद हो सकता है वो लड़की अपने मन से गई हो, भले ही उसके साथ जो अनहोनी हो, लेकिन एक सेकंड के लिए बात जो है उसके जहन में जरूर यह आएगा। तो अर्चना तिवारी जो इतनी पढ़ी लिखी, उससे तो कम से कम यह एक्सपेक्टेशन नहीं था। खुद भी वह वकील थी, उसको मालूम था कि वो कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन उसका भांडा फूट ही जाएगा। आए दिन जो है इस तरह की अलग अलग घटनाएं, अलग अलग चीज़ें निकल करके आ रही है। पहले तो लोग घर वाले परेशान होते, जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग परेशान होते, साथ में पुलिस वाले, तमाम गोताखोर, सर्च और टीम और सारी चीज़ें कवायद चलती है। और फिर कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद जो है जब कहानी सामने आती है,
तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि शायद वो लड़की चाहे वो लड़का इस तरह का साजिश मतलब रच चुका है, और यहाँ पर मतलब कहानी पूरी पलट जाती। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की जो खुद कानून की किताब मतलब कानून की रखवाली थी, और उससे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वह इस तरह की साजिश रचेगी जिससे ना केवल एमपी को बल्कि देश के तमाम लोगों को जो है इस तरह से परेशान और मतलब होना पड़ेगा। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी, किसी सोच, किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।